मैं नमाज से फारिग हुआ तो मुझे अपना वजूद हल्का होकर हवा में उड़ता महसूस हो रहा था। सर की तो बात ही कुछ और थी। वो रूहानी सुकून के जो मदारिज तय कर रहे थे वो कुछ उन्हीं का हिस्सा था। पाटिल पर भी मैंने पहली मर्तबा एक मुकद्दस संजीदगी तारी देखी। वो आज तक मुझे हंसता मुस्कुराता ही नजर आया था, लेकिन अब खोया खोया दिखाई पड़ता था। शायद वो भी मेरी तरह उसी जज्बाती कैफियत का शिकार था जिससे मुझे अक्सर साबिका रहता था। मास्टर ने जायनमाज समेटते हुए पाटिल से कहा, बकिया वक्त हम यहीं गुजारेंगे। राइट सर कहकर पाटिल वहां से उठकर बाहर निकल गया। मैंने कोने में रखा अंग्रेजी अखबार उठा लिया, जबकि मास्टर ने रेडियो की खबरों से दिल बहलाना चाहा, लेकिन जहां कहीं आकाशवाणी के किसी स्टेशन पर सुई ठहरती, झूठ और कज़्ब का तूफान सा बाहर को लपकता। मजबूर होकर उन्होंने रेडियो बंद कर दिया और वहां रखे मुख्तलिफ रसायल में से एक का इंतखाब करके उसकी वर्कगर्दानी करने लगे। पाटिल की वापसी 10-15 मिनट के बाद चौकीदार के हमरा हुई थी, जो अपने हाथों पर खाने की ट्रे उठाए अंदर आ रहा था। यहाँ जरूरत की करीबन हर शय मौजूद थी। चौकीदार ने खुद ही एक अलमारी से बर्तन निकाल कर मेज पर सजाए और हम खाने में मसरूफ हो गए। मास्टर की गहरी आंखें सोचों की गम्मास थीं। वो बज़ाहिर तो हमारे साथ खाना खा रहे थे, लेकिन उनका जहन कहीं और था। लेकिन स्पाई मास्टर ही पर क्या मौकूफ। वहां तो हम तीनों एक ही कश्ती के सवार थे। उन्होंने खाना खत्म करके हमें मुखातिब किया, मेरा ख्याल है अब आप दोनों साहिबान यहाँ वापस ही आ जाएं तो बेहतर होगा। हमें बहरहाल एक संजीदा मसले पर बात करना है। जवाब में कम से कम मैंने तो जबरदस्ती दांत निकालने पर इक्तिफा किया था, लेकिन पाटिल मुझसे ज्यादा बहादुर निकला। उसने बाकायदा हल्का सा कहकहा भी लगाया। पाटिल के घंटी बजाने पर वही चौकीदार अंदर दाखिल हुआ और बर्तन समेट कर बाहर चला गया। चंद मिनट के बाद ही हम लोग कहवे की प्यालियां सामने रखे आने वाले हालात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। स्पाई मास्टर ने मुझे जुदाई का संदेश दिया। बोले, रात को 12 बजे तुम्हें आबदोज लेने आएगी, वहां तक पाटिल तुम्हारे साथ जाएगा। फिर उन्होंने पाटिल को खतरे की सूरत में उठाए जाने वाले इक़दामात से मुताल्लिक मकामी कोड वर्ड्स में हिदायत दी। मेरे पल्ले खाक भी नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ वही बात अंग्रेजी या उर्दू में करते थे जिसका जानना मेरे लिए जरूरी होता। मकामी इंतजाम और इंसराम से मुताल्लिक कोई भी बात वो बंगाली या कोड वर्ड्स में करते थे। शाम के तकरीबन 5 बजे तक स्पाई मास्टर हमारे साथ रहे। फिर शायद वो टेलीफोन आ गया जिसके वो मुंतजिर थे और उन्होंने हमसे अलग होने का फैसला किया। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। कैसे कैसे लोग थे जिनसे राहो रस्म रही। पिछले 2 दिन की मुलाकात ने मेरे दिल में उनसे मुताल्लिक मोहब्बत के वो जज्बात पैदा कर दिए थे कि अब उनसे अलग होना भी मुसीबत दिखाई देता था। बॉय, तुम आज यहाँ से चले जाओगे, फिर तुम्हें कहाँ जाना है इसका मुझे भी उतना ही इल्म है जितना तुम्हें। तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अपनी जमीन पर हर वक्त तुम्हें दुश्मन से 2-2 हाथ करने के मौके नसीब हैं। हमारा बिजनेस जरा अलग किस्म का है। यहाँ बहादुर वो है जो डॉज देकर भाग सके। हम दुश्मन से टकराने की हसरत ही दिल में लेकर रह जाते हैं। खुदा ने अगर ये मौका दिया है तो इससे खूब फायदा उठा लो कि खुशबख्ती हमेशा किसी का मुकद्दर नहीं रहती। तुम नौजवान हो, मुमकिन है कभी जज्बाती भी हो जाते हो, लेकिन सोचना सिपाहियों का नहीं सियासतदानों का काम है। तुम्हें सिर्फ लड़ना है, नताइज से बेपरवाह होकर दुश्मन से टकरा जाओ। उसे बता दो कि हमारा खून आला है। मेरे सामने खड़े होकर उन्होंने मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे अलविदाई पैगाम दिया। मैंने उसके बाद उनका ये सबक न भुलाया और आखिर दम तक नताइज से बेपरवाह होकर लड़ता रहा। ऐसे अजीम लोग शाहराहे हयात के जां गुसल सफर में कभी कभी किसी मोड़ पर खुशबख्ती से नसीब होते हैं और चंद लम्हों ही के लिए सही अपनी अमर यादें देकर रुखसत हो जाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई थी जिसका ज्ञान शायद मैं अपने तौर पर कभी न हासिल कर पाता। पिछले 2 माह से जिस ज़हनी कशमकश में गिरफ्तार था, उससे 2 मिनट में उन्होंने मुझे निकाल बाहर किया। वाकई फौजी नताइज से बेपरवाह होकर लड़ता है। मैं उन्हें बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कुछ न कह पाया। शायद दुनिया में नजराने अकीदत पेश करने का इससे बढ़कर और कोई जरिया नहीं होता कि लफ्ज एहसास बनकर चेहरे पर फैल जाएं। गुड लक माय बॉय, फी अमानिल्लाह। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर अलग किया और मेरी तरफ देखे बगैर टॉयलेट में चले गए, जहां से बाहर निकलने का बगली दरवाजा उनका मुंतजिर था। पाटिल उनके पीछे ही रह गया था। शायद उन्हें बाहर भेजकर उसने वो दरवाजा दोबारा लॉक करना था। ये सारे सर बस ऐसे ही होते हैं। पहले दूसरों से मोहब्बत करते हैं, फिर उन्हें खुद से मोहब्बत करने की सजा देकर किसी रोज चुपचाप अलग हो जाते हैं। पाटिल ने वापस आकर शाम के कुछ ताज़ा अखबारात मेरे लिए मंगवाए और मुझे थोड़ी देर बाद वापस आने का कहकर बाहर निकल गया। शायद वो अपने इंतजामात का जायजा लेने गया था। मैंने अखबारात सामने फैला दिए। ये जरा सनसनीखेज खबरें शाया करने वाले अखबारात थे।
करीबन सभी की चीखती चिल्लाती सुर्खियां मज़ाफ़ाती बस्ती के उस धमाके के मुतालिक थीं जिसमें पुलिस के 7 कर्मचारी मारे गए थे और इर्द गिर्द कई मकामात को नुकसान भी पहुंचा था, या फिर मुक्ति बाहिनी के जाली बहादुरों के कारनामे थे और पाकिस्तानी अफवाज के मुतालिक फरसूदा और घड़े घड़ाए जुल्म सितम की कहानियां। एक बात पर अलबत्ता मुझे जरूर हैरत थी कि विंग कमांडर बाटला के यहाँ होने वाली चोरी या डाके के मुतालिक मामूली सी खबर भी किसी अखबार में नहीं थी। खासे होशियार लोग थे वो। अपनी दानिश्त में उन्होंने बगैर तशहीर किए डाकुओं को काबू करने का फैसला किया था। मैं दिल ही दिल में उनकी बेबसी पर मुस्कुराता रहा। खुदा शाहिद है, अगर हमारा मुकाबला सिर्फ भारतीय अफवाज या इंटेलिजेंस से था तो हमने उन्हें नाकों चने चबवाए थे, लेकिन घर के वो तमाम भेदी जिनमें से हर एक 52 गज का था खुद ही लंका ढाने पर तुले हुए थे, इसलिए हमें उन रावणों को संभालना खासा मुश्किल दिखाई पड़ता था। यहाँ बैठे बिठाए अब मेरा दम घुटने लगा था। गो के पाटिल ने इस सिलसिले में कोई खास हिदायत नहीं दी थी, लेकिन मैंने कैबिन का दरवाजा खोला और टहलता हुआ स्टोर से बाहर आ गया। यहाँ से चंद गज के फासले पर मैंने एक पान सिगरेट का खोखा देखा। वहीं से अय्याशी के लिए एक मीठा पान खरीद कर मुंह में रख लिया और स्टोर के सामने ही चहलकदमी करने लगा। अभी मुझे बाहर निकले बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे जब अपनी गलती का एहसास भी हो गया। सामने से गुजरती कारों की लंबी कतार में से एक कार में मुझे ओमा की शक्ल दिखाई पड़ी। वो खुद ही कार ड्राइव करती जा रही थी। खुदा जाने उसने मुझे देखा भी था या सिर्फ मेरा वहम ही था, क्योंकि थोड़ी दूर जाकर मैंने उसे गाड़ी सड़क के साथ साथ पार्क करते देखा। लेकिन अब मुझे अक्ल आ गई थी। मैं उल्टे कदमों स्टोर में दाखिल हुआ और सीधा कैबिन में जा घुसा। बतौर एहतियात मैंने सारे पर्दे गिरा दिए थे और दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया। हकीकत तो यह है कि उसके अचानक यूं दिखाई देने से मैं कुछ बौखला गया था। अभी मुझे वहां बैठे 2-3 मिनट ही हुए थे कि सामने रखे टेलीफोन ने टर्राना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने उसे बजने दिया, लेकिन जब किसी तरह घंटी खामोश होने में न आई तो मुझे बादले नखास्ता रिसीवर उठाना पड़ा। मैंने आवाज बदल कर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मुझे सुकून बख्शा। पाटिल बोल रहा हूँ महाशय जी, खैर से वापसी हो गई। मेरी हंसी निकल गई, लेकिन इस बात का एहसास भी हो गया कि यहाँ भी पुरस्कार आंखें मेरी निगरानी कर रही थी। मैंने कहा, हाँ वापसी हो गई, लेकिन बोरियत की भी तो हद होती है। वो बोले, बोरियत का इल्म तो जनाब को तब होता जब वो कार से उतरकर सड़क पर आपसे बगलगीर हो जाती। खुदा की पनाह, कितने खबरदार लोग थे वो। शायद स्टोर से बाहर निकलते ही मेरा ताकुब शुरू हो गया था। मैंने बेख्तियार कहा, वंडरफुल। वो बोला, शुक्रिया, लेकिन अब यहीं तशरीफ रखें तो मेहरबानी होगी। अगर दिल न बहले तो चौकीदार को अंदर बुलाकर अपनी जरूरत से आगाह फरमा दें। मैं जवाब में हंस दिया और सिलसिला मुनक़ता हो गया। पाटिल करीबन रात के 8 बजे वापस आया। उसने कैबिन में दाखिल होते ही एक शनाख्ती कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पर मेरी तस्वीर लगी थी और मुझे खुफिया पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनाया गया था, जिसकी स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है। मैं हैरत और तहसीन के मिले जुले जज्बात लिए उसका मुंह देखते का देखता रह गया। ये दरअसल वो तस्वीर थी जो मेरी आमद से पहले ही मेरी पहचान के लिए मकामी दोस्तों को पहुंचाई गई थी और अब एक सरकारी महकमे के शनाख्ती कार्ड पर मोहरों और सरकारी मखसूस निशानात के साथ मेरे सामने मौजूद थी। सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी, ग्लैड टू मीट यू। मुस्कुराते हुए पाटिल ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उसे दाद दी, हैरत है मिस्टर पाटिल, शनाख्ती कार्ड पर दर्ज अपना और वालिद का जाली नाम, अपने घरेलू एड्रेस और जिस्मानी निशानात मैंने एक नजर डालते ही हिफ्ज कर लिए थे और कार्ड मैंने पतलून की पिछली जेब में रख लिया। देर सिर्फ इसी चक्कर में ज्यादा हो गई, बाकी तो सब काम मुकम्मल था। पाटिल ने सफाई पेश की। उस तस्वीर में मेरे चेहरे से दाढ़ी गायब थी। मैंने सबसे पहले वहीं शेव करके दाढ़ी साफ कर डाली। पाटिल ने अपने मुलाजमीन को स्टोर बंद करने की हिदायत दी और हम दोनों कार में जा बैठे। कार एक शानदार होटल के सामने जाकर रुक गई। डाइनिंग हॉल में पहुंचकर हमने लाइट सा चाइनीज डिनर किया और तेज कहवा पीकर बाहर आ गए। अब पाटिल का रुख एक सिनेमा हॉल की तरफ था, जहां उसने अव्वल दर्जे की 2 नशिस्तें महफूज करवा रखी थी। वो असल में रात 12 बजे तक का वक्त गुजारना चाहता था। फिल्म तो नई थी, लेकिन कुछ रश ज्यादा नहीं था। हस्बे रिवायत फिल्म से पहले पाकिस्तानी अफवाज के जाली जुल्म सितम की डॉक्यूमेंट्री चलाई गई और अवाम को बेवकूफ बनाने के बाद 2-4 बेहुदा इश्तिहारात दिखाकर फिल्म चला दी गई। दौरान फिल्म में एक ही बात सोच रहा था, दुनिया में क्या कोई इतनी मक्कार कौम और भी होगी। मैंने यहूदियों को तो देखा नहीं था, लेकिन उनके मुताल्लिक बहुत कुछ पढ़ सुन रखा था। दूसरी जंग अजीम पर बनने वाली फिल्मों में नाज़ियों के मजालिम देख देख कर एक जमाना वो था कि मुझे नाज़ियों से नफरत सी हो चली थी। हिंदुओं के मुताल्लिक अपने बुजुर्गों से कहावतें सुन रखी थी। अपने कायदे आज़म के मुताल्लिक जानता था कि वो किसी भी मरहले पर एक लम्हे के लिए भी कांग्रेस पर एतबार करने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन उन्हें देखने, समझने और महसूस करने का मौका कुदरत ने
ने अब फराहम कर दिया था और उस कौम के साथ महज चंद हफ्ते गुजार कर ही ये बात मेरे ईमान का हिस्सा बन चली थी कि रूए जमीन पर इससे ज्यादा मक्कार कौम और नहीं। वो लोग झूठ इस शिद्दत से और इतने मौसर अंदाज में पेश करते कि वाकई वो सच दिखाई देने लगता। अपने टीवी, फिल्मों, रेडियो, गर्ज अबलाग आमा के हर मीडियम से वो दिन रात तसलसल से झूठ नशर कर रहे थे। ऐसा झूठ जिसके पांव भी थे, जो अपने कदमों पर चलकर सुनने और देखने वाले तक न सिर्फ पहुंचता था बल्कि उसे वरगलाता भी था। फिल्म के खात्मे पर हम बाहर निकले तो रात के 12 बज रहे थे। अब हमें मजीद 1 घंटा गुजारना था। इस मर्तबा पाटिल की कार का रुख समंदर के किनारे बने एक शानदार नाइट क्लब की तरफ था। एक लंबी कतार में हमने भी अपनी कार पार्क की और मैं उतरकर दाखिली दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन पाटिल लपक कर मेरे पीछे आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए कहा, ठहरिए जनाब। मैं मुस्कुराया, ठहर गए जनाब। पाटिल ने गाड़ी के दरवाजे लॉक किए और मुझसे मुखातिब हुआ, इस तरफ जनाब। उसने मुखालिफ समत में इशारा किया। आपको अलविदा कहकर मैं यहाँ जरूर आऊंगा, आप तरद्दुद न कीजिए। अब हमें 1 घंटे तक पैदल सफर करना है। उसकी जहानत पर अब मुझे रश्क आने लगा था। हम दोनों पैदल ही सड़क के किनारे किनारे चलने लगे। इस एरिया में कोस्ट गार्ड्स ड्यूटी करते हैं और अपना कोई यार आजकल इधर नहीं है। इससे ज्यादा बोझ आपको ही उठाना होगा। अपने ओहदे का रोब बेझिझक होकर डालिए। वायरलेस पर इंक्वायरी करने पर भी जवाब हाँ ही में मिलेगा। उसने चलते चलते मुझसे कहा। अभी हम बमुश्किल 1.5-2 मील दूर ही पहुंचे थे जब उसके अंदाजे के मुताबिक सड़क पर दूर रोशनी का एक फव्वारा सा छूटा, जिसने अब जीप की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पाटिल रोशनी देखते ही वहां से हट गया। उसका रुख उन खुदरौ झाड़ियों की तरफ था जो सड़क के सिलसिले के साथ साथ दूर दूर तक फैलती चली गई थी। मैं इत्मीनान से सीटी पर एक धुन गुनगुनाता अपनी चाल चलता गया। मेरे नजदीक आकर जीप ठहर गई, लेकिन मैं बदस्तूर चलता रहा। ए रुको की आवाज पर मैं उनकी समत घूम गया। एक पेटी अफसर मेरी तरफ मुंह उठाए मुझे घूर रहा था। तुम्हारा कमांडर कौन है? उनके कुछ पूछने से पहले ही मैंने सवाल दाग दिया। आप कौन हैं? उस पेटी अफसर ने मुझे बड़ी शाइस्तगी से मुखातिब किया। मैं ज़ेर-ए-लब मुस्कुराया। पहला सवाल मेरा था। जवाब मिला, मुझे ही जानिए। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। किस तरफ से पेट्रोल कर रहे हो तुम लोग? उसने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल कर मेरी तरफ तान लिया। अपनी शनाख्त करवाओ वरना। मेरी आवाज खासी बारोब थी। सब इंस्पेक्टर त्रिपाठी ऑन स्पेशल ड्यूटी। वो बोला, योर आइडेंटिटी सर। स्पेशल ड्यूटी का जिक्र आते ही उसका पिस्तौल वाला हाथ झुक गया। मैंने जेब से कार्ड निकाल कर सामने कर दिया। उसने एक सरसरी नजर कार्ड पर डालकर मुझे लौटा दिया। मैंने उसे तंबीह की, मेरी मौजूदगी को इस इलाके में भूल जाना, किसी पेट्रोल से भी जिक्र न हो। स्पेशल ड्यूटी अफसरान की हैसियत यहाँ गस्टापो जैसी थी, जिसके मेजर से जर्मन बाकायदा अफवाज के कर्नल भी सहम जाते थे। इसलिए उसके सरापे में भी खासा इनकिसार झलकने लगा था। उसने एड़ियां बजाई। राइट सर, थैंक यू कहकर मैं आगे बढ़ गया। उन लोगों की जीप भी मेरे साथ ही आगे बढ़ गई। पाटिल जीप के वहां से दफा होते ही झाड़ियों से निकलकर भागता हुआ मुझसे लिपट गया। उसने मुझे दाद दी, गुड। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, सब आपकी दया है श्रीमान जी। हम दोनों ने एक साथ ही कैखा लगाया और सुए मंजिल गामजन हो गए। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम ठीक वक्त पर उस जगह पहुंच चुके थे जहां से मुझे उससे पहले भी एक बार फरार होना पड़ा था। शायद उस इलाके की नौयत ही ऐसी थी कि ज्यादातर गैर कानूनी काम उस तरफ ही अंजाम पाते थे। मुझे उस पॉइंट का बिल्कुल इल्म नहीं था जिसे हमने बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करना था। यहाँ भी शायद मास्टर और उनके 1-2 खास एजेंट ही इन मखसूस मकामात से आगाह थे, जिन्हें मुख्तलिफ नंबर देकर उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए मखसूस कर रखा था। ना तो मैंने पाटिल को ये बताया कि इससे पहले मैं इस इलाके की यात्रा कर चुका हूँ, ना ही उससे इस इलाके के मुताल्लिक कुछ दरियाफ्त किया। असल में ये सब लोग अपने काम में माहिर हो गए थे। उन्हें भी मेरी तरह तरबियत की सख्त भट्टियों से कुंदन किया गया था, जहां से निकलकर आने वाला खुद ब खुद एक मखसूस सांचे में ढल जाता है। कोई ऐसा गैर महसूस इशारा भी उनकी गुफ्तगू से नहीं मिलता था जिससे उनकी राजदारी पर जरा सा हर्फ भी आ सके। हर एजेंट दूसरे एजेंट से यही उम्मीद करता था कि वो भी उसकी तरह सिवाय काम की बात के बाकी तमाम बातों से गैर मुतल्लिक रहेगा। मुझे इल्म नहीं था कि मैंने उसके बाद फिर कभी कलकत्ते भी आना है या नहीं। उसके बावजूद मैंने उस जगह का नाम पूछना भी गवारा न किया। हालांकि सड़क के किनारे लगे किसी संगे मील से भी उस तरफ रहनुमाई हो सकती थी। सड़क यहाँ से कम 2 मील दूर थी और अब हम जिस जगह थे वहां तक पहुंचने के लिए तो कोई कच्चा रास्ता भी नहीं था। रेत और कांटेदार झाड़ियों में हमारा सफर जारी रहा। रात 1:45 बजे हम बिलाखिर उस जगह पहुंच गए जो हमारा मतलूबा पॉइंट था। कितना सही अंदाजा था पाटिल का। ओके सर, अब हम आपसे रुखसत हो रहे हैं। मेजबानी में कमी हो गई हो तो माफी। उसने रिवॉल्वर होल्स्टर से निकाल कर हाथ में पकड़ लिया। ये बात कहते हुए उसका चेहरा तो बिल्कुल गैर जज्बा
जज्बाती था, लेकिन उसके दिल में जो भंवर चकरा रहे थे उनकी शिद्दत का अंदाजा मैं बखूबी कर सकता था। बहरहाल वो इंसान था, अपने मुल्क से इंतहाई मोहब्बत करने वाला पाकिस्तानी, और मैं उस पाकिस्तान की तरफ जा रहा था जो उसका वतन था। मेरे दोस्त, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसका अजर बहुत सी नस्लें मिलकर भी अदा नहीं कर पाएंगी। तुम बहुत अजीम लोग हो, हमारे तसव्वुरात से कहीं ज्यादा बढ़कर अजीम। आज जो तारीख तुम्हारे जिस्मों पर लिखी जा रही है वो कल जब किताबों में लिखी जाएगी तब शायद तुम तो इस दुनिया में नहीं होगे, लेकिन तुम्हारे जिंदा जावेद कारनामे आने वाली नस्लों को बावकार जिंदगी गुजारने की राह जरूर दिखाते रहेंगे। ये बात कहते हुए मैंने महसूस किया जैसे मेरी आंखें नम आलूद हो रही हों। पाटिल ने तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। हम दोनों ने अपने कोट उतार कर बाजुओं पर दोहरे कर रखे थे। मुझे तो कपड़े खराब होने की कुछ परवाह नहीं थी, लेकिन पाटिल को वापस नाइट क्लब पहुंचकर कार भी हासिल करना थी। वो इस सिलसिले में खास एहतियात बरत रहा था। हमने अपने अपने पिस्तौल और टॉर्च हाथों में पकड़ी हुई थी, जबकि 3 हैंड ग्रेनेड किसी मुमकिना आफत से बचने के लिए हमारे सामने मौजूद थे। उनकी कुव्वत बर्बादी आम दस्ती बमों से दुगनी थी, और खुसूसी तौर से ये उन्हीं लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल रहते थे। हम दोनों एक कदरे साफ कतई अराजी पर बैठे हुए थे। हमारी नजरें बेचैनी से समंदर के पानियों पर हद्दे निगाह तक फैलती चली जा रही थी। दूर दूर तक किसी शय का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। हमसे कुछ फासले पर झाग उड़ाती मौजें साहिल समंदर से बगलगीर होती और वापस अपने पानियों में गर्क हो जाती। ठाठे मारते समंदर का शोर भी पुरसुकून होता। उन नीले पानियों में कितनी तहजीबें दफन थी, इनका शुमार शायद कोई न कर सके। चांद समंदर के एक कोने से लहरों के दोष पर सफर करता अब हमारे सर पर आन पहुंचा था। रात गुस्ल महताबी फरमाने लगी जब समंदर की लहरों के शोर पर एक तेज रफ्तार बोट का शोर गालिब आने लगा। हिचकोले खाती और तेज रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ती कश्ती अब नुमाया होने लगी थी। मैं फौरन अपनी जगह से परे हट गया। अपनी जगह से उठते हुए हैंड ग्रेनेड उठाना नहीं भूला था। बाकी दोनों ग्रेनेडों पर मुझसे पहले उसका हक था। एक ताकतवर टॉर्च सामने वक्फे वक्फे से रोशन हुई। जवाब में पाटिल ने भी वही अमल दूसरे रंग की रोशनी फेंकते हुए दोहराया। कश्ती का रुख अब किनारे के उस तरफ हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग साहिल के बिल्कुल करीब आ गए। साहिल के कुछ फासले पर ही गोताखोरी के लिबास में एक साये ने पानी में छलांग लगाई और पानी के अंदर ही अंदर सफर करता वो साहिल के करीब पहुंचकर पानी से बरामद हुआ। अब वो चलता हुआ हमारे करीब आ रहा था। पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। कुछ फासले पर रुककर उसने अपने लिबास में से वाटरप्रूफ टॉर्च निकाली और एक मखसूस अंदाज से रुक रुक कर रोशनी को घुमाते हुए पाटिल को नया सिग्नल दिया। उधर से भी ऐसा ही जवाब मौसूल हुआ तो उसने टॉर्च दोबारा अपने लिबादे में छुपा ली। अब वो दोनों हाथ ऊपर उठाए हमारी समता रहे थे। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने उसे हैंड्स अप का हुक्म दिया। फिर मैंने पाटिल को झाड़ियों की ओट से बरामद होते देखा जिसने नौवारिद की तरफ पिस्तौल तान रखा था। दोनों के दरमियान कोड वर्ड्स का तबादला हुआ और अपनी पहचान मुकम्मल करवाने पर उसने हाथ गिरा लिए। पाटिल ने मेरी समत हाथ के मुख्तलिफ अंदाज से सेफ सिग्नल दिया और मैं अपनी जगह से बाहर निकल आया। नौवारिद ने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, बाजवा। मैंने मुख्तसर जवाब दिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद मैंने उससे अपनी शनाख्त का मरहला तय किया और मुतमईन होने पर मैंने पाटिल को भी मुतमईन कर दिया। मोटर बोट का इंजन बंद हो चुका था और वो पानी पर दाएं बाएं हिलकोरे ले रही थी। जैसे ही मैंने ओके कहा, नौवारिद ने बोट की तरफ टॉर्च से सिग्नल भेजे और उसका इंजन जाग उठा। कम गहरे पानियों के नजदीक वो रुक गई। कम ऑन सर, बाजवा ने इशारा किया। पाटिल की तरफ रुख करते हुए मुझे इस बात का बखूबी एहसास था कि उसकी आंखें मुझसे क्या कहेंगी। शायद इसीलिए मैंने उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने मेरे हाथ को झटका दिया तो मैं टूटी हुई शाख की तरह उसके सीने से टकरा गया। उसने मुझे सीने से चिमटाते हुए कहा, इसने बड़े कारी वार सहे हैं सर। मैंने कहा, गुड लक माय फ्रेंड। मैंने हद्दुल वसा अपने जज्बात पर काबू पाए रखा। वक्त ने कदम कदम मुझे फितरी इंसानी कमजोरियों का एहसास दिलाया था। तरबियत आपके जिस्म को मोम से पहाड़ का तो बना सकती है, लेकिन दिली जज्बात नेचुरल ही रहते हैं। ये पत्थर दिल वाली इस्तिलाह जो कमांडो से मुताल्लिक सुनने में आती थी, बिल्कुल गलत साबित हुई थी। फौजियों के दिल आम सिविलियन की तरह ही धड़कते हैं, शायद इसलिए कि वो भी पहले इंसान और उसके बाद और कुछ हैं। मुझसे जुदा होते वक्त पाटिल को शायद उन लम्हों ने दुखी कर दिया हो जो उसके हम वतन को उसके देश ही की तरफ ले जा रहे थे। जबकि मेरा दिल इसलिए फट रहा था कि पाटिल ने अपनी मिट्टी से जुदाई का रोग कब से अपने अंदर पाल रखा है। फी अमानिल्लाह।
उसने ही हिम्मत करके पहल की और मुझसे अलग हो रहा। नौवारिद ने प्लास्टिक के लिफाफे में पैक एक पाकिस्तानी सिगरेट की डिबिया उसकी तरफ बढ़ा दी। आपके लिए तोहफा जनाब। गो मैं वहां से परे हट गया, लेकिन चांद की रोशनी में पाटिल के चेहरे की बदलती कैफियत मुझ पर बखूबी आया थी। उसने किसी मुतबर्रक शय की तरह उसे चूमा, आंखों से लगाया, फिर बड़े दुखी दिल से उसमें से सिगरेट निकाल कर अपने सिगरेट केस में मुंतकिल कर लिए और डिबिया को समंदर की लहरों की नजर कर दिया। बाजवा ने भी उससे गर्मजोशी से मुसाफा किया और हम दोनों पानी में उतर गए। जब मोटर बोट अपनी जगह से हिली तो चांद बादलों में छुप रहा था और चांद नगर का मुसाफिर रेत पर अपने पांव के निशान गाड़ता वहां से दूर ही दूर हटता चला जा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।